हेलो स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल। चलिए, पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने मोलैरिटी और मोलालिटी को कंफर्म कर लिया था, मोल फ्रैक्शन पढ़ लिया है, ये सारी चीजें कंफर्म कर ली है। तो आज कुछ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। आज के लेक्चर में हम कुछ रिलेशनशिप बनाएंगे जिससे कि न्यूमेरिकल लगाते टाइम कई बार क्या होगा, हमारे सामने मोलैरिटी आएगी और वो बोलेगा कि मोलालिटी में कन्वर्ट करिए, या मोलैरिटी आएगी मोल फ्रैक्शन में बदलना होगा। तो कुछ रिलेशनशिप हैं, उन्हें हमें देखना है। तो चलिए आइए, आज की क्लास होने वाली है रिलेशनशिप पे। तो फर्स्ट टॉपिक हम पहला रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन बिटवीन मास परसेंटेज and molarity. What is the relationship between mass percentage and molarity? This is the first point of my topic. अब यहां पर हमको यह समझना है कि मोलारिटी में और मास परसेंटेज में क्या रिलेशनशिप होता है, यह हमारा पहला पॉइंट है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को अपने मोलैरिटी से। चलो बेटा, एक बात बताओ, मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या पढ़ के रखे हो? मोलैरिटी इज इक्वल टू पढ़ के रखे हो मास ऑफ सोल्यूट। अच्छा, मास ऑफ सोल्यूट ये पढ़ के रखे हो अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं, ठीक है, और इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं, और अगर ये ml में है, ठीक है, सो मल्टीप्लाई बाई 1000 कर देते हैं। ये मोलैरिटी का फॉर्मूला मैंने आपको पीछे के लेक्चर में इजीली पढ़ाया, चिंता मत करना, सब पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में ये पढ़ाया। अब एक बात बताओ, यहां पर थोड़ा सा फोकस करो बेटा, कि अगर मैं कहूं कि मास परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बताओ, मास परसेंटेज इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट। मैं इसको ऊपर लिख देता हूं, स्पेस थोड़ा कम है, अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, यही ना होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, और इनटू 100। इनटू क्या होता है ये समझ रहे हैं ना आप समझिएगा बेटा, यहां पे थोड़ा सा फोकस करिएगा कि मास ऑफ सोल्यूट अपॉन, या मैं एक काम करता हूं, इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, कोई इशू नहीं है, हम इसको यहां पर लिख देते हैं। देखो, एंड मास परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है? मास परसेंटेज इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट होता है अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, और इनटू क्या होता है? इनटू 100 होता है। ये भी सबको पता है। अभी एक बात बताना, थोड़ा सा फोकस करना बेटा, अगर मैं इस मास परसेंटेज को हम कैलकुलेट करना चाहें, तो एक बात बताओ, मेरे पास है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को, यहां से एक रिलेशनशिप होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी होता है। तो अगर मैं ये काम करूं कि यहां पर जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है उसको मैं मास ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना चाहूं, तो मुझे क्या करना होगा? यानी अगर आप चाहते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको क्या करना होगा? मतलब अगर सीधी बात समझना, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास अपॉन क्या हो जाएगा? डेंसिटी। ध्यान से देखना, अगर मैं ये चाहता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के प्लेस पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, तो मैं पढ़ रखा हूं मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी होता है। अब एक बात बताओ, अगर आपको यहां से वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम को यहां शिफ्ट करो, तो डेंसिटी यहां आ जाएगी, तो मास अपॉन डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। दैट्स अ सिंपल, मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेंसिटी। तो एक बात बताओ, क्या हम यहां पर वॉल्यूम की ये वैल्यू इसमें पुट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना बेटा। हम एक काम करते हैं, मैं अभी इसको भी हटा देता हूं, अब मैं यहां पे क्या करता हूं, तो पुट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम एक काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो आ रहा है इसकी वैल्यू यहां पुट करते हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा? मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट हो जाएगा, आगे देखिएगा, अपॉन
मोलर मास हो जाएगा, मोलर मास हो जाएगा, और एक बार बताओ इनटू यहां पर क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन यहां पर ऑलरेडी 1000 था, और ऊपर आपका आ जाएगा डेंसिटी, डेंसिटी। ये बात समझ में आ गई? हमने कुछ किया नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के प्लेस पे मास अपॉन डेंसिटी पुट किया। तो अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो मास ऑफ सॉल्यूशन भी होगा और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी होगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन और डेंसिटी ऊपर चला गया। अभी एक बात बताओ, नाउ मास परसेंटेज इज इक्वल टू क्या पढ़े हो? अभी बताया था ना, मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट, है ना, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना, और इनटू 100। यही पढ़ रखे हो, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 पढ़ के रखे हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये पढ़ के रखे हो भैया तो हमें कुछ दिख रहा है, मास ऑफ सोल्यूट यहां दिख रहा है, मास ऑफ सॉल्यूशन यहां दिख रहा है, और 100 मतलब अगर मैं इसको लिखना भी चाहूं, 1000 को अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 100 इंटू 10, 100 इंटू 10 लिख सकता हूं। तो अगर मैं 100 इंटू 10 लिखूं तो देन क्या बन जाएगा बताओ, देन मोलैरिटी को सिंबलाइज कर देते हैं, मोलैरिटी को सिंबलाइज कर दे, सबको सिंबल में बदलो, मोलैरिटी इज इक्वल टू, अब देखो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 की जगह मैं मास परसेंटेज लिख रहा हूं, तो मास परसेंटेज को अगर मैं x% से मान लूं तो बताओ यहां पर मैं लिख दूंगा x%, बचा क्या बेटा, डेंसिटी, और अगर 100 चला गया तो बचा क्या, 10, और अपॉन नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन चला गया तो बचा क्या, मोलर मास, मोलर मास को m डैश से, दैट्स इट। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड मास परसेंटेज एंड मोलैरिटी। मास परसेंटेज एंड मोलैरिटी के बीच में ये रिलेशनशिप है। मैं एक बार आपको फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, बहुत टेंशन नहीं लेना है, काफी इजी है। मैंने कहा रिलेशन बिटवीन मास परसेंटेज एंड मोलैरिटी, मास परसेंटेज और मोलैरिटी के बीच में रिलेशनशिप निकालना है। तो सबसे पहले मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 1000 होता है, सिंपल। अब एक बात बताओ, इतना होता है तो अगर मैं यहां से कहूं कि पुट द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू पुट करूं तो क्या मिल जाएगा, मोलैरिटी इज इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इनटू डेंसिटी। मैं कैसे कह रहा हूं भाई, मैंने वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी निकाल लिया है। अब अगर वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी होता है तो मैंने अपने वॉल्यूम के जगह मास और ऊपर कर दिया डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी आ गया। तो अब क्या करेंगे, यहां पर हम ये देख रहे हैं ना, इतनी वैल्यू को हटा करके हम सिर्फ यहां पर ये रखेंगे। तो चल भाई, मास ऑफ सोल्यूट दिख रहा है, हटा दिया, मास ऑफ सॉल्यूशन दिख रहा है, हटा दिया, 100 दिख रहा है, हटा दिया, इतना चीज हटा के क्या रखना है, x%, तो x% रख दिया। बची हुई चीजें डेंसिटी एज इट इज है, 10 एज इट इज है, m डैश यही है। तो बेटा इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल्स में कई बार क्या होगा, मास परसेंटेज गिवन होगा और आपसे तुरंत उसका क्या पूछेगा कि आप बताइए इसकी क्या, इसकी मोलैरिटी को सिंपल एक्सप्लेन कर दिए, व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ द मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन इज दिस। तो मास परसेंटेज दिया होगा, आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा डेंसिटी बताइए। हम लोग इस क्वेश्चंस को अभी प्रैक्टिस करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं। पहले इतनी चीजों पे फोकस कर लीजिए, ये समझ में आ गया। अब हम रिलेशनशिप निकालने चल रहे हैं मोलैरिटी में और पीपीएम में, मोलैरिटी में और पीपीएम में, मतलब पीपीएम बोल रहा हूं, मोलैरिटी में एंड मोल फ्रैक्शन में। तो चलिए हमारा अगला रिलेशन होने वाला है मोलैरिटी एंड पीपीएम में। तो देखिए बेटा, मोलैलिटी क्या होती है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा कि क्या रिलेशन होता है। देखिए ये डेरिवेशन याद हो या ना हो, ये डेरिवेशन आपको याद हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, ये याद होना चाहिए। क्या रिलेशन है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास, मोलर मास, मास परसेंटेज, डेंसिटी और 10। काफी इजी है, कुछ करना नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम अगले पे चलते हैं। अब की बार हमारा जो रिलेशनशिप होने वाला है वो हम ऑलरेडी आपको बता दिए, किसमें मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने वाले हैं।
मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे। यहां पे देखिएगा, है ना, पीछे हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जो लोग मोल फ्रैक्शन नहीं पढ़े बेटा वो पीछे लेक्चर में जाकर के मोल फ्रैक्शन को अच्छे से देख लेंगे, तभी उनको समझ में आएगा। जितने लोग भी मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन के लेक्चर नहीं देखे हैं, प्लीज वो जाकर के वीडियो में लेक्चर्स को देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन वीडियोस के लेक्चर लिंक दे दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके पहले उन दोनों वीडियोस को देखिए, फिर इस पे आइएगा तो आपको ये रिलेशनशिप समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, चलिए देखिए, अब अगर मैं कहूं कि मोलैलिटी क्या होता है तो सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन, तो देखिए हमारे पास सपोज करो एक सोल्यूट है, कौन है, सोल्यूट है, और सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हम स्मॉल n ले लेते हैं, और ठीक ऐसे ही हमारे पास एक सॉल्वेंट है और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग कैपिटल N ले लेते हैं। तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को हमने स्मॉल n मान लिया और सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स को कैपिटल N मान लिया। दूसरी बात, जो सोल्यूट था उसे हम A से इंडिकेट कर रहे हैं और जो सॉल्वेंट था उसे हम B से इंडिकेट कर रहे हैं। यह भी ध्यान में रख करके हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब किसी भी सॉल्यूशन का जब आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो, तो मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, जिन लोगों ने पीछे के लेक्चर नहीं देखे प्लीज वो पीछे लेक्चर देख के आइए, तब आपको ये समझ में आएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया, मोल फ्रैक्शन ऑफ A यानी सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला होता है, किस चीज का ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालने का। इतना समझ में आया? अब समझो, अगर मैं ऐसे ही कहूं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आपको निकालना है, तो भाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये फॉर्मूला होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करने का। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब एक बात बताना, अगर मैं कहूं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करो, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। चलो, डिवाइड द इक्वेशन 1 बाई 2, डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट बाई सेकेंड। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से डिवाइड करते हैं। चल भाई करके देखते हैं। तो एक बात बताओ, यहां पर काई ए हो जाएगा, यहां पर ये काई बी हो जाएगा, है ना, और ये इज इक्वल टू यहां पर देखो n अपॉन n प्लस कैपिटल N एंड इनटू n प्लस कैपिटल N डिवाइड बाई n हो जाएगा, यानी यहां पे कैपिटल N आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये इतनी वैल्यूज आ जाएंगी तो यहां से देखो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, काई ए अपॉन काई बी इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन कैपिटल N का ये फॉर्मूला बनके आपका तैयार हो जाएगा। यानी काई ए प्लस अपॉन काई बी इज इक्वल टू n अपॉन कैपिटल N का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताना, हम लोग क्या पढ़ के रखे हैं, हम लोग पढ़ के रखे हैं कि n इज इक्वल टू होता है W बाई एम के, और कैपिटल N इज इक्वल टू मान लो कैपिटल W बाई कैपिटल M। मैं इसको स्मॉल m मान लेता हूं सबको फॉर सिंबलाइजेशन। यहां पर ध्यान रखना बेटा, बहुत सिंबल करते समय कई सारी चीजें ध्यान देखनी है। अभी हमने स्मॉल m से मोलैलिटी पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन मैं यहां पे आपको बता रहा हूं कि स्मॉल m से, या एक काम करते हैं, डाउट ना हो इसलिए एक काम कर लेते हैं बेटा, एक काम कर लेते हैं, n की जगह W, ये सोल्यूट है तो a लगा देते हैं, WA अपॉन MA, और ये हो जाएगा WB अपॉन MB। इस तरीके से आपके सामने ये बन जाएगा। तो अगर ऐसा है तो इन चीजों को हम इस पे पुट कर देते हैं। तो अगर मैं इन वैल्यूज को पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा बेटा, काई ए अपॉन काई बी इज इक्वल टू, यहां देखो n के जगह क्या रखोगे, WA अपॉन MA और इनटू ये देखो WB इंटू MB, ऐसे लिख सकते हैं। इतनी बात तो समझ में आप लोगों को आ गई होगी, राइट? अब क्या करते हैं,
अब दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो चलो दोनों साइड 1000 से मल्टीप्लाई करें, तो काई ए इंटू 1000। अच्छा एक बात बताओ, इसके जगह जहां काई भी लिखा है, क्या हम 1 माइनस काई ए लिख सकते हैं? जिन लोगों को पीछे नहीं पढ़े वो देख लें लेक्चर, हम बता दें काई 1 माइनस काई बी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस काई बी। जो पीछे नहीं समझे उनको मैं बता दूं कि किसी भी सॉल्यूशन में टोटल मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है बेटा, वो बराबर कितने के होता है? 1 के होता है। सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, किसी भी सॉल्यूशन के लिए सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल टू कितने के होता है? 1 के होता है। तो इस तरह से अगर काई ए की जगह हमको मतलब काई बी की जगह रखना हो, तो काई बी की जगह रखना हो तो हम इसको इधर ले जाएंगे, तो 1 माइनस काई ए हो जाएगा, हम उसको रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए अब अगर ये चीजें हम इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इज इक्वल टू, इधर आइए, इधर हो जाएगा डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन व्हाट बेटा? एम ए इंटू डब्ल्यू बी, है ना, और यहां पर इंटू आपका हो जाएगा एम बी। अब एक बात बताना, थोड़ा सा फोकस करना, ध्यान से समझना, ये वैल्यू तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये क्या है? मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट और इंटू 1000। इसका मतलब ये है मोलैलिटी। क्या है? मोलैलिटी। तो इसका मतलब इसे बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? मोलैलिटी है बेटा ये। तो मोलैलिटी को स्मॉल m से करते हैं, तो यानी मोलैलिटी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, मोलैलिटी इज इक्वल टू, ये देखो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, तो काई ए इंटू 1000, काई ए इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस काई बी और इंटू एम बी। दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। ये आपका मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ है। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूं बात को। देखो यहां पर मोल ऑफ सोल्यूट स्मॉल n है, सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स कैपिटल N है। सो काई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n अपॉन n प्लस कैपिटल N। काई बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n अपॉन n प्लस कैपिटल। ये होता है, देखो सोल्यूट का अगर मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो हमने यही यहां पर किया हुआ है। अब बताओ, अगर मैं कहूं डिवाइड द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं इक्वेशन 1 और से 2 को डिवाइड कर दूं तो काई ए अपॉन काई बी हो जाएगा, और यहां से n अपॉन n प्लस कैपिटल N डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई होकर ये ऊपर हो जाएगा, n अपॉन n ये हो जाएगा। अब मैं यहां से देखो ये और ये कैंसिल हो रहे हैं तो n अपॉन n ये आ जाएगा और काई ए अपॉन काई बी आ जाएगा। अब मैं बता चुका कि n बराबर डब्ल्यू ए अपॉन एम ए होता है और कैपिटल N इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी होता है। तो ऐसे में अगर मैं इन चीजों को पुट करता हूं तो काई ए अपॉन काई बी इज इक्वल टू, यहां पर n के जगह डब्ल्यू ए और ये हो जाएगा एम ए इंटू डब्ल्यू बी और ये एम बी। इस तरीके से अगर मैं निकालूं तो काई ए को काई ए और काई बी की जगह मैं लिख सकता हूं 1 माइनस काई, अभी बताया था आपको 1 माइनस काई बी लिख दो। 1000 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया गया, इतनी चीज को मोलैलिटी कहते हैं। तो मोलैलिटी बराबर ये रिलेशनशिप आ जाएगा। सिंपल है, किसी चीज में कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपका मोलैलिटी के टर्मिनोलॉजी में आपका आ जाएगा। कोई अब कंफ्यूजन हो तो बताओ मुझे, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो सिस्टम सीधा साधा साफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर था। हाँ सॉरी बेटा, एक मिस्टेक हो गई है। यहां देखिए काई बी है, तो काई बी है तो हमको काई बी की वैल्यू पुट करनी है ना, तो 1 माइनस काई ए हो जाएगा, और ऐसे ही यहां पर भी काई ए हो जाएगा। तो ठीक है, बस और कुछ नहीं था। आप नहीं बदलना चाहते मत बदलिए, 1 माइनस काई ए नहीं करना चाहते मत करिए, काई बी रखिए वहां पे, यहां पे आप काई बी रखिए। तो लेकिन ऐसे केस में आपको दोनों के सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल फ्रैक्शन पता होने चाहिए। और ये बदल देने से क्या होता है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि हमें सोल्यूट का पता है या सॉल्वेंट का पता है कि नहीं पता है। अब कहेंगे कि क्या हम इसी को बदल सकते हैं? आंसर है नहीं, आप इसके जगह भी तो बदल सकते थे। काई ए की जगह 1 माइनस काई बी रख दीजिए, कोई भी बदल जाए, कोई फर्क नहीं। मैं बोल रहा हूं रटना नहीं है,
डेरिवेशन के थ्रू किसी भी चीज को पढ़ने का पर्पस ही यही होता है कि हम उस चीज को लर्न ना करें, समझ लें। तो समझेंगे ना कि अगर मैं यहां पे काई को इसको बदल सकता हूं तो मैं इसको भी बदल सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सॉल्वेंट की टर्मिनोलॉजी में निकाल रहे हैं कि सॉल्यूट की टर्मिनोलॉजी में निकाल रहे हैं, बस इतना फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से आप ये डेरिवेशन समझ गए होंगे। तो आपको दो डेरिवेशन क्लियर हो गए। किसमें भी बेटा? मोलैरिटी और उसमें मोलैरिटी आपने पढ़ा था और मास परसेंटेज में, और ये आपने पढ़ा पीपीएम में और किस में बेटा? सॉरी पीपीएम बोल रहे हैं, मोल फ्रैक्शन में और मोलैरिटी के बीच में रिलेशनशिप हो गया है। ठीक है, ये रिलेशनशिप हो गए। अब हमको इसमें पढ़ना है नॉर्मेलिटी। एक छोटी सी बात आपको और बताता चलता हूं, मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी, एक वर्ड आता है हमारे पास फॉर्मेलिटी। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये फॉर्मेलिटी क्या होती है, तो टेंशन नहीं लेना। फॉर्मेलिटी भी एक कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने की यूनिट्स होती है, बस फॉर्मेलिटी का यूज हम लोग आयनिक कंपाउंड के लिए करते हैं। ऐसे कंपाउंड जो आयनिक फॉर्म में पाए जाते हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मेलिटी यूज करते हैं। अब आप कहेंगे क्यों? क्योंकि बेटा आयनिक कंपाउंड का कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं होता है। आयनिक कंपाउंड का क्या नहीं होता? मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, उनका इंपीरिकल फार्मूला बनाते हैं। जैसे अगर NaCl ले लीजिए तो NaCl एक लैटिस क्रिस्टल होता है। मतलब लैटिस क्रिस्टल समझ रहे हो ना? लैटिस क्रिस्टल में आपको थोड़ा सा समझा दूं, आप सॉलिड स्टेट चैप्टर में देखेंगे कि ये लैटिस क्रिस्टल का मतलब ये समझिए कि ये एक क्यूब है, ये एक क्या है? क्यूब है। अब इस क्यूब में यहां पर कॉर्नर कॉर्नर पे एक एक एटम प्रेजेंट होंगे, एटम प्रेजेंट हैं। अब मैं इस क्यूब को 3 डायमेंशन में ले जा रहा हूं। 3 डायमेंशन का मतलब क्या हो गया कि जरूरी नहीं है कि एक ही। अब भाई कोई बिल्डिंग देखा होगा, कई मंजिले की बिल्डिंग देखे होंगे, तो जो बहुत मंजिले की बिल्डिंग्स होती है, कई स्टोरीज उसके अंदर होती हैं, तो उनमें क्या होता है? उनमें ये होता है कि अब ये हो गया, अब मैं इसको और बढ़ा देता हूं। ठीक है, मतलब कहने का सेंस यही है कि इसके अंदर एक से ज्यादा यूनिट सेल आपस में क्या होंगे? कंबाइंड होंगे। ये देखते जाइएगा, आपको मैं जो बताना चाह रहा हूं आयनिक फॉर्मेलिटी क्या होती है, बस यही समझाने के लिए मैं आपको फोकस्ड कर रहा हूं। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं इसके फ्रंट में लिखा हूं तो अब ये बहुत हॉच पॉच हो जाएगा आपके लिए, लेकिन मैं जो समझाना चाहूंगा वो मैं इतने में आपको बता दूंगा। ठीक है, ये हो गया। फिर ऐसे ऐसे करके इसको यहां से मिलाइए, यहां से करके यहां कर लीजिए, फिर ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे इसको मिलाइए। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा फोकस करके देखिएगा, थोड़ा सा फोकस करके देखिएगा कि अगर यहां पर मान लीजिए ये ग्रीन वाला सोडियम आयन है, ग्रीन कौन है? सोडियम है, तो अगला वाला ये जो होगा बेटा, ये ब्लू वाला, ये कौन होगा? क्लोरीन हो जाएगा। फिर ग्रीन वाला कौन होगा? फिर अगला वाला जो मॉलिक्यूल आएगा वो सोडियम हो जाएगा। तो इसके बाद वाला फिर से अगला मॉलिक्यूल कौन हो जाएगा? क्लोरीन हो जाएगा। ये भी क्लोरीन हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। समझ में आइए? तो यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि एक Cl के चारों तरफ कौन होगा? सोडियम होगा, और एक सोडियम के चारों तरफ कौन होगा? Cl होगा। तो एक सोडियम के चारों तरफ Cl होगा और एक Cl के चारों तरफ सोडियम होगा। जैसे एक मैग्नेट के चारों तरफ आयरन आके चिपक जाते हैं। एक मैग्नेट के चारों तरफ आयरन आकर के चिपक जाते हैं। अरे यार लोहे में ऐसे वो देखे होगे यार ना, नदी उदी में क्या करते हैं, एक तो चुम्बक जो नदी बहती है जिसमें लोग ये कहते हैं कि पैसा फेंकने से जो भी अच्छा होता है हमारे लिए, तो पैसा फेंकते हैं तो सब उसका करते हैं, पैसा फेंक के पानी में थोड़ी पड़ा रहता है। तो एक तो जाता है चुम्बक लेके बड़ा सा, और लकड़ी उकड़ी में या रस्सी में बंधा रहता है खूब बड़ा सा, और नदी में ऐसे ऐसे पौड़ाता है। तो नदी चुम्बक क्या करता है? नीचे जो सिक्का होता है उस सिक्के को चिपक लेता है और सिक्का बाहर निकाल लेता है। अब क्या एक चुम्बक एक ही सिक्के को चिपकेगा? नहीं, बहुत सारे सिक्के उसके ऊपर चिपक जाएंगे। तो उसी तरीके से एक सोडियम जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो वो सिर्फ एक क्लोरीन को नहीं होल्ड करेगा, उसके अराउंड में 6 क्लोरीन होल्ड हो जाते हैं। अब आप कहोगे कि खाली 6 ही क्लोरीन का है, अरे तो उसकी भी तो लिमिट होगी ना। सोडियम की साइज होती है, एटम होता है ना, आप पढ़े होंगे एटम की साइज होती है, तो उसकी जितनी साइज होगी उसी लिमिट से तो उसके अराउंड में क्लोरीन को रख सकते हैं, जिसे बोलते हैं रेडियस रेशियो रूल। आगे हम आपको पढ़ाएंगे रेडियस रेशियो रूल। तो इस तरीके से
ये चिपक जाता है और ये कहानी आपको समझनी है। तो वैसे ही तो अब ये तो लैटिस क्रिस्टल में पाए जाते हैं, एक अकेला मॉलिक्यूल तो होता नहीं, फुदकता हुआ चला गया, ले एक अकेला मॉलिक्यूल है हम आ गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो क्या होते हैं, कॉन्जुगेशन में होते हैं। अकेला कोई एक बंदा उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे आप एक स्कूल ले लीजिए, एक इंस्टीट्यूट ले लीजिए, कोई एक बड़ी संस्था ले लीजिए, कोई मल्टीनेशनल कंपनीज ले लीजिए, उसमें एक एम्प्लॉय का कोई रोल नहीं होता, उसमें कई स्टेप में कई लोग मिलकर काम करते, तब वो एक ऑर्गेनाइजेशन चलता है। हम इंडिविजुअल पढ़ा रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एक मॉलिक्यूल के जैसा एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्टेबल हैं। लेकिन अगर एक स्कूल चलाना है तो अकेले स्कूल नहीं चलाया जा सकता। उसी तरीके से आयनिक कंपाउंड में अकेले कोई एक आयन आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता, आयनों के क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। और जब मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल इंडिविजुअल अकेला होता है, इसीलिए मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकता है। अब इतना बड़ा रखेंगे, इतने का मास निकालेंगे, जिसमें तो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो कैसे मास पता करेंगे? दैट इज द प्रॉब्लम। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे कि आयन का हम फॉर्मूला मास निकालते हैं। कॉमन लैंग्वेज में फॉर्मूला मास को इंपीरिकल फॉर्मूला मान के चलिए, सिंपलेस्ट रेशियो जो उनका निकल के आता है। तो जब हम आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो उनका फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं फॉर्मेलिटी। और अगर आयनिक कंपाउंड है तो फॉर्मेलिटी बोल दिए, वही अगर मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो हम बोलते हैं मोलैरिटी। बट जनरली जब आपके सामने आए तो आप मोलैरिटी को भी उसी रिदम से लगाइए जिस रिदम से फॉर्मेलिटी लगानी, यानी आपको बाइफर्केट करने की जरूरत नहीं है। ये स्पेशली जानते रहिए कि फॉर्मेलिटी भी कुछ होती है और कहां होती है, बाकी कैलकुलेशन सब कुछ आपको मोलैरिटी पे ही करना है। तो बाय दिस वे ये आपका सिस्टम कंप्लीट होता है। इतनी चीजों को रिकॉल करेंगे, समझेंगे, फिर मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जहां पर हम नॉर्मेलिटी पढ़ने वाले हैं कि नॉर्मेलिटी क्या होती है और कैसे काम करती है। ठीक है बेटा, तो अपने अगले लेक्चर में मिलते हैं जहां पर हम बात करेंगे अबाउट नॉर्मेलिटी। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। वंस मोर थिंग, जितने लोग भी इस समय चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक बटन को हिट करिएगा। और अगर आपको ये बात समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा हमें आपकी बात समझ में आ गई है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिएगा जरूर कि ये प्रॉब्लम हमारी अभी भी है, ठीक है। थैंक यू।